अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अरहर की कटाई के बाद जीरो टिलेज यंत्र द्वारा गेहूं की खेती पर जानकारी। अच्छी पैदावार हेतु अफीम की फसल में किए जाने वाले कार्य। अधिक आय प्राप्त करने हेतु ब्रोकली की खेती पर जानकारी। हमारे राज्य के जो किसान अरहर की कटाई के बाद गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो वो गेहूं की फसल से अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब वो जल्द से जल्द बुआई कर दें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने जीरो टिलेज बुआई यंत्र का निर्माण किया है, जिसके द्वारा फसल काटने के बाद सीधे खेत में बुआई की जा सकती है। तो इस यंत्र से गेहूं की बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। अरहर के बाद में जो गेहूं की फसल लेते हैं तो शून्य जुताई पद्धति से अगर गेहूं की फसल लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पैदावार है अधिक मिलेगी। अरहर के बाद जब गेहूं की फसल बोते हैं तो थोड़ा देरी से बुवाई होती है, तो उसके लिए हमें जो है सीमेंट के माध्यम से जो ब्रॉड बेड फरो सिस्टम मशीन है वो और जीरो टिलेज तकनीक वाली मशीनें प्राप्त हुई। तो हमने 2010-11 में अरहर के बाद में जो है सबसे पहले गेहूं की जो जीरो टिलेज तकनीक द्वारा बुआई कराई, तो उससे किसानों को जो है समय से गेहूं की बुआई हो गई। और बुआई करने में हमको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, जो किसानों को 4 से 5 जुताइयाँ करनी पड़ती हैं, एक जुताई का खर्चा 750 से लेके 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर बैठता है। तो हम देखते हैं कि 5-6 जुताई करने पे 5 से 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर हमारा अतिरिक्त व्यय होता है। दूसरा, जो हमारी गेहूँ की फसल है तैयारी करने में 8 से 10 दिन का समय लग जाता है, तो उसमें जो है तैयारी का जो समय है वो बच जाता है, क्योंकि इस तकनीक में हम जो अरहर की जब पकने को होती है उससे 8 से 10 दिन पहले पानी छोड़ देते हैं। और जैसे ही हमारी पैर छेने की अवस्था आती है अरहर को काट करके हम खेत से बाहर कर देते हैं और उसमें जो है जीरो टिलेज मशीन द्वारा जो है हम जो है उसमें बुआई कर देते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो लागत है वो भी कम आती है। दूसरा जो है कि समय से बुआई होने पर हमें उत्पादन भी अधिक मिलता है, क्योंकि हमने जो है यहाँ देखा है कि जो गेहूं की बोनी है प्रतिदिन लेट होने पर 20 से 25 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर पैदावार हमको देर से बोने पर मिलती है। तो उससे जो है हमारा अगर 10 दिन लेट होते हैं तो 2.5 से लेकर के 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार कम मिलती है। तो एक तो हमें जो है इससे समय से बोनी हो जाती है, दूसरा डीजल कम फूकता है और उससे पर्यावरण भी संतुलित रहता है। तीसरा, ये पानी भी इसमें, क्योंकि जो ब्रॉड बेड फरो सिस्टम है इसमें जो पानी हम देते हैं इसमें 35 से लेकर के 40% तक पानी की बचत हो जाती है, क्योंकि जो पानी है हम नाली में देते हैं। इसका जो पानी है हम नाली में देते हैं केवल, और नाली से ही नमी उसको जो है पौधे को मिल जाती है और पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, पौधा गिरता नहीं है और नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है। तो इससे जो है हमें कई फ़ायदे हैं। तो ये जो शून्य जुताई पद्धति है, जीरो टिलेज तकनीक है, इसको जो हम बढ़ावा दें। अरहर के बाद में अगर गेहूं की फसल ले रहे हैं तो यहाँ MP 4010
बहुत अच्छी वैरायटी है। GW 173 है, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये देर से बोई जानी वैरायटी जो है, इनको आप बो सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा देर नहीं है। तो हम MP 4010 जो हमारा गेहूँ है, बहुत अच्छी प्रजाति है ये, तो इसकी जो हम बोनी कर सकते हैं और इससे उत्पादन 50 से लेकर के 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं। इसमें जो परमानेंट बेड है, इसमें हम दोनों तरह से बोनी कर सकते हैं। या तो हमने जो है जो कटाई से पहले पानी छोड़ दिया है, तो हम जो है नमी पर बोनी कर दें। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमने जो है शुष्क बोआई भी की है, जहां नमी कम थी वहां हमने सीधे सीधे इसमें बोनी कर दी है, उसके बाद पानी दे दिया है, तो इससे भी हमारा जमाव समय से हो जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम जो है ये बुआई कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें जो सिंचाई है, सिंचाई जो पहली सिंचाई है हमें 21 से 25 दिन के बीच में अवश्य कर देना है। उससे क्या है कि 21 से 25 दिन के बीच में हमारी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज रहती है, तो उस समय अगर जड़ों में नमी नहीं होगी तो जड़ों का विकास कम होगा और किल्ले कम फूटेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर नमी अच्छी है तो हमारा 21 दिन पर जो हमारा जड़ों का विकास अच्छा होगा। उसके बाद टिलरिंग अवस्था आती है, तो उसमें टिलर्स भी अच्छे निकलेंगे और जो भी टिलर्स होंगे वो इफेक्टिव होंगे, सभी में बालियाँ आएंगी। दूसरा ये कि 21 से 25 दिन के बाद में हम देखेंगे उसमें कुछ खरपतवार भी हो जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। तो उसके लिए जो है हमें, अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उसके लिए मैट सल्फ्यूरॉन 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। और अगर सकरी पत्ती वाले खरपतवार है तो 13.5 ग्राम जो हमारा सल्फोसल्फ्यूरॉन दवा आती है, उसको 200 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति एकड़ हम जो है छिड़काव कर दें 30 से 35 दिन की अवस्था पर। तो हमारा जो है सकरी पत्ती वाले जो गेहूं का मावा विशेष रूप से इस क्षेत्रों में होता है, उसका नियंत्रण हो जाता है। दूसरा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जहां हम जीरो टिलेज तकनीक की बात करते हैं या ब्रॉड बेड पर बुआई करते हैं, वहां पर जो हम जीरो टिलेज वाली मशीन से बोनी करते हैं, तो वहां पर जो गेहूं के मावा जो है ये कम जमता है, तो उससे भी नियंत्रण होता है। लेकिन हमें रासायनिक भी दवा का छिड़काव करना होता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या है वहाँ पर हम गेहूं का मावा नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा करीब 30 से लेकर के 40% तक और कभी कभी 50 से 60% तक भी उत्पादन प्रभावित होता है। तो हम खरपतवारों का प्रबंधन जहाँ जीरो टिलेज तकनीक की बात कर रहे हैं वहाँ पर ज़रूर करें, और खरपतवारों का प्रबंधन कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो उपज है 50 से लेकर 55 कुंटल 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने अफीम की बुआई कर दी है, उनकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था पर होगी और इस समय फसल में विरलीकरण, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ फसल को कीट और रोगों से मुक्त रखना भी जरूरी है। तो अफीम की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राम कंसेर, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान शिवनारायण चौधरी। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जिन्होंने समय से अफीम की बोवनी कर दी है, लगभग उनकी फसल 35 से 40 दिन अवस्था वाली हो चुकी है। इस समय किसान भाइयों को खास काम ये करना है कि पौधे की छनाई करें। पौधे की छनाई करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लगभग उनको 4 इंच की दूरी पर रखें। यदि हम निर्धारित मात्रा में जितनी दूरी चाहिए उतनी अभी से यदि पौधों से पौधे की दूरी कर देते हैं, तो आगे आने वाले समय में कई प्रकार के रोग और कई प्रकार की व्याधियां जो होती है वो पौधों के ऊपर आक्रमण करती है, जिससे हमारे प्रति वर्ग मीटर में वांछित पौधों की संख्या हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अभी प्रथम छनाई में किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लगभग 4 इंच की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी रखें, और उसमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जो छोटे मोटे पौधे हैं वो यानी उनको उखाड़ ले और एक समान ऊंचाई वाले पौधे रखें, और रोगग्रस्त पौधों को पहले उखाड़े और उनको दूर ले जाकर खेत से दूर गड्ढे खोद के उसको दबा दें, और अनावश्यक रूप से जो खरपतवार उगकर आते हैं उनकी छटाई कर दें। लेकिन आप दूसरी छनाई करेंगे तो उस वक्त आपके पौधों की जो दूरी होती है वो आपको मेंटेन करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताना चाहूँगा कि 1 मीटर लंबाई में 1 मीटर चौड़ाई में एक लकड़ी का
वर्गाकार आप हिस्सा डोरियों से बांध ले और उसको क्यारे में किसी भी स्थान पर रख दें। यदि आपको उस 1 वर्ग मीटर में पौधों की संख्या 35 से 40 यदि मिलती है, मतलब आपने निर्धारित दूरी पे पौधों की संख्या रख दी है, और यदि इससे कम या ज़्यादा है तो आपको आगे चल के जब उत्पादन लेना है तब आपको इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सामान्यतः मैं बताना चाहूँगा कि लगभग अपन पौधों से पौधों की दूरी रखते हैं 1 स्क्वायर मीटर में, तो सामान्यतः हाथ से अपन नापते हैं तो 1 मुठ स्थानीय भाषा में जिसको बोलते हैं, या 6 से 7 इंच या 8 इंच की दूरी पर रखते हैं। तो उसको निर्धारित करने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निक आजमा सकते हैं कि हाँ निर्धारित वांछित संख्या में पौध संख्या रह रही कि नहीं रह रही। इसका इस्तेमाल आप आखिरी छनाई के वक्त करें। तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लगातार ये भी निगरानी रखें कि तापमान बढ़ने के कारण कहीं पौधे सूख तो नहीं रहे, उनको बराबर तापमान को बराबर नियत बनाए रखने के लिए आप सिंचाई का इस साल विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस वर्ष बहुत ज्यादा गर्मी है, उम्मीद से ज्यादा गर्मी गिर रही है। इससे पौधे अंकुरित होने के बाद लगभग आप देखेंगे 1 से 2 सेंटीमीटर के पौधे और उसके बाद भी वो सूख रहे हैं। तो लगातार सिंचाई देखिए, अपने खेत का तापमान, अपने पौधों का तापमान बनाए रखें। यदि 20 दिन से ज्यादा की आपकी फसल हो गई है या 25 से 30 दिन की अवस्था वाली है तो उसमें आप सिंचाई करें तो उसमें नाइट्रोजन अवश्य दें। नाइट्रोजन देने से क्या होगा कि पौधों में जितना हरापन होना चाहिए, हरापन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में भोजन बनाने के काम आता है, तो वो पौधे को बाढ़ में अच्छी तरह मदद करेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको लगे कि आपके पौधे कमजोर हैं, अच्छी तरह बाढ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो रेडीमेड बाजार में मिलते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर ये सब मात्रा रहती है, आयरन भी रहते हैं। तो ये पौधे के लिए जैसे हमारे शरीर में विटामिन काम करते हैं, ऐसे पौधे के शरीर में ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधे को तंदुरुस्त रखने का कार्य करते हैं और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यदि आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया तो आपका पौधा विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी बढ़वार करेगा और आपको अच्छा उत्पादन देगा। और विशेष करके इस वर्ष वातावरण में जितनी ठंडक होना चाहिए उतनी ठंडक नहीं है, जिससे कि फफूंदजन्य रोग जितने होने चाहिए वो एक साथ आक्रमण कर रहे हैं पौधों पर, और इसके कारण पौधे की पत्तियों में आप देख रहे हैं कि धब्बे, जिनको हम स्थानीय भाषा में खाकरा रोग कहते हैं, वो भी आने की संभावना है और लगभग किन्हीं पौधों पे आक्रमण कर ही दिया है। और दूसरी बात ये कि जो कोड़िया रोग होता है, जिसको काली मस्सी या डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, उसका भी आक्रमण हो चुका है। तो इसके लिए आप सबसे पहला स्प्रे यदि करें तो आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का कर सकते हैं, जिसमें डाइथेन M45 आती है। इसकी मात्रा जो होती है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के मान से या 1.5 ग्राम प्रति लीटर के मान से घोल के अच्छी तरह पौधों को तर कर दे। और यदि पौधा छोटा है और उसकी यदि आपको ध्यान से निगरानी करेंगे तो यदि आपको लगेगा कि पौधा सूख रहा है तो उसमें कटवा इल्ली का प्रकोप है, भूमिगत प्रकोप होता है, या इसके लिए क्लोरोफाइरिफास नामक एक दवा आती है, उसको आप पानी देते समय बूंद बूंद करके टपका दे तो वो एक साथ रूप से जमीन में फैल जाएगी और अंदर जो कटवा इल्ली रहती है वो मर जाएगी। इसके अलावा यदि आप स्पर्शी फफूंदनाशक के साथ यदि आप अंतर प्रवाही फफूंदनाशक भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक रेडीमेड फार्मूला आता है जिसमें 8% मेटलेक्सिल होता है, 64% मैनकोजेब होता है। इन दोनों का फार्मूलेशन होता है, रेडीमेड बाजार में मिलता है। ये लेके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दवा का जो संद्रण होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होने से क्या होगा कि पत्तियों पर दाग पड़ जाएंगे और फिर आप समझेंगे कि ये बीमारी के कारण हुए। लेकिन ज्यादा सांद्रता दवा की या पाउडर की ज्यादा सांद्रता होने से भी पत्तियां सूखी हो सकती है, उनका क्लोरोफिल नष्ट हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और लगातार सुबह शाम खेत की निगरानी करते रहे। वैसे लगभग रिकमेंड की जाती है किसान भाई यदि 10 से 15 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं, हाथ से चलने वाला पंप इस्तेमाल करते हैं तो 10 आरी में लगभग 10 टंकी इस्तेमाल करना चाहिए और एक टंकी में लगभग 15 से 20 ml दवाई की मात्रा लेना चाहिए। यदि इतना सांद्रण रहेगा तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा और पौधा अच्छी तरह से बढ़वार करेगा। किसान भाइयों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अपनानी है तो आप अपना आर्थिक लाभ कमाने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में, भारत को विदेशी मुद्रा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और आगे चल के आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
गोभी वर्गीय सब्जियों में ब्रोकली का एक प्रमुख स्थान है। अतः हमारे प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो इस फसल से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव कर किस प्रकार से करें इसकी बुआई, इस विषय पर संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह। किसान भाइयों, अगर आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए ये उचित समय है। मैं यहाँ पहले बता दूं कि ब्रोकली की खेती हमारे देश में बहुत कम जगह पे होती है, लेकिन धीरे धीरे शहरों की तरफ इसका रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। तो शहरों के आसपास का क्षेत्र जो है वो ब्रोकली की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी होटलों में इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक फसल है और ये यूरोपियन देशों से आई हुई फसल है और अभी भारत में नई फसल है। तो लोगों को अभी इसका स्वाद नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वो वहाँ के आसपास के किसान काफ़ी इस ब्रोकली की खेती करते हैं और इस तरह से आप अगर खेती करेंगे, क्योंकि ये फसल ऐसी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ नहीं लगती हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं, तो इसकी खेती थोड़ी आसान है और इसको अगर मार्केट आपके पास उपलब्ध है तो इसकी खेती बहुत लाभदायक होती है और इससे आपको आय भी मिलती है। ब्रोकली की खेती लगाने के लिए पहले आपको नर्सरी लगानी होगी। ये बीज, इसका बीज जो है जैसे गोभी का बीज होता है उसी की तरह इसका बीज आता है, छोटा होता है। तो नर्सरी आप पहले लगा लें, इसकी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार करने के वही तरीके हैं जो और सब्जियों के बीजों के तरीके हैं, यानी नर्सरी आप ऐसी जगह डालें जहाँ पे पानी का जमाव कम हो। नर्सरी ऊंची होनी चाहिए और जो आपकी नर्सरी की क्यारी है वो 1 मीटर से चौड़ी ना हो और लंबाई अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। और बीज बोने से पहले बीज का उपचार जरूर कर लें। बीज के उपचार के लिए आप विभिन्न प्रकार के रसायन बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें बेबेस्टिन है, थीरम है, कैप्टान है। इसमें से किसी एक रसायन को करीब 2.5 ग्राम लेकर 1 किलो बीज से आप उपचारित कर सकते हैं। बीज का उपचारण मिट्टी के बर्तन में करें, जिससे कि इसका जो विषैलापन है वो ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मिट्टी के बर्तन का इसका उपयोग करना ज़रूरी है। जैसे ही आप बीज को उपचारित कर लेते हैं उसके बाद बुआई करिए और ये भूमि जहाँ पे बोते हैं उसको भी आपको उपचारित करना है। फोरेट नाम की दवा आती है, उससे आप इसको उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद बोने के बाद इसको आपको घास या घास फूस से ढक देना है। इससे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर एक नमी बनती है और नमी के साथ साथ एक गर्मी बनती है, जिससे कि बीज का जमाव तेज़ी से होता है। जैसे ही बीज आपका जमता है वैसे ही आपको ये मल्च, जिसे कहते हैं हम, घास फूस का मल्च जो है उसको आपको हटा देना है। हटाने के बाद अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पर पॉलीटनल बना सकते हैं। पॉलीटनल बनाने के लिए पॉलीथीन शीट की ज़रूरत होती है और कुछ बांस का उपयोग कर सकते हैं और चाहे लोहे की संरचना का उपयोग करके आप एक अर्धचंद्राकार जो है वो घर पॉलीथीन शीट का बना लें, जिससे कि पौधों का बचाव हो सके भारी वर्षा से, भारी बर्फबारी से। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे कि बहुत ओलावृष्टि होती है वहाँ पर भी इसका काफ़ी बचाव होता है। पौध जब आपकी 25 से 30 दिन की हो जाए उसके बाद रोपण के लिए तैयार होती है। रोपण के दिन, जिस दिन आपने तय किया है उससे करीब 1 हफ्ता पहले इसकी सिंचाई बंद कर दें और जिस दिन आपको रोपण करना है उस दिन हल्की सी सिंचाई करके पौध को उखाड़ लें। पौध को उखाड़ने के बाद एक घोल बना लें डाइथेनियम 45 का, यानी 2.5 ग्राम डाइथेनियम 45 लेके उसको 1 लीटर पानी में घोल लें और उसके बाद इसमें उसकी जड़ को डुबो लें। इससे जो आने वाली बीमारी है जिसमें कि पौध गलन है उससे इससे बचाव होता है। तो आधे घंटे के लिए डुबोने के बाद फिर इसका रोपण करें। रोपण करते समय ये ध्यान रखें कि शाम का समय, जबकि धूप कम हो जाती है, उस समय ये रोपण के लिए उचित समय होता है और उसके लिए आप वही समय चुनें, क्योंकि अगर आप दिन में इसकी रोपाई करेंगे तो पौधे मुरझाएंगे और मर जाएंगे। तो शाम के समय करीब 4 से 5 के आसपास का समय जो है उपयुक्त रहता है रोपाई के लिए। और रोपाई करने में ये ध्यान रखें कि इसकी जो दूरी है वो 45 से 45, यानी पौधों से पौधों की दूरी 45 रखें और पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45 रखें सेंटीमीटर। और इसके बाद आप जब रोपाई कर लेते हैं, रोपाई करने के बाद इसमें पानी ज़रूर दें, हल्का पानी दें, यानी कि पूरी तरह से उसको भर ना दें। अगर आपके पास छोटा क्षेत्र है तो आप हजारे या मग्गे से पानी पौधों में दीजिए और अगर ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है तो आप हल्की सिंचाई करके
इसको पूरी रात छोड़ दें, जिससे कि पौधा अपने आप को स्थापित कर ले और अगले दिन ये खड़ा मिलेगा आपको। उसके बाद आप इसमें विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएँ जैसे कि निराई गुड़ाई करते रहें। अगर आप इसको ड्रिप इरिगेशन पे बोएंगे तो ये ज़्यादा सफल खेती है, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम लेकिन जल्दी इसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो ड्रिप इरिगेशन इसके सिंचाई की विधि जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है और बहुत से फार्मर इस सिंचाई का लाभ उठा रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट इस सिंचाई के सिस्टम पे, इस सिंचाई के जो पद्धति है उस पर वो विभिन्न प्रकार की छूट देती है। किसान भाई इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अपने पास के जो उद्यान केंद्र है वहाँ के अधिकारियों के संपर्क करके इस तरह की अगर छूट उनको मिल रही है तो उसका भी लाभ ज़रूर उठाएं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे ही इसमें गांठें बननी शुरू होती हैं, ये करीब हरे रंग की गांठ होती है और ये आपका 40 से 45 दिन में ये आ जाती है। उस गांठ बनने के बाद इसकी कटाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो इसके फूल खिलने लगते हैं और वो विक्रय की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते हैं, गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जैसे ही आपकी फसल हो जाती है उसके बाद इसकी कटाई करनी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है साकेत नगर इंदौर के राजेश कुमार ने। आपने एक्वेरियम में रंगीन मछलियों के पालन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आप देखे होंगे शीशे के घर में मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ पाली जाती हैं, तो इसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई या युवा हैं, विश्व में लगभग 600 प्रजाति की अलंकारी मछलियां पाई जाती हैं। भारत में फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्नामेंटल मछलियों के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में उपलब्ध है। हमारे बिहार में भी इसका बहुत बड़ा एक कारोबार है, तो अगर आप चाहिए तो इससे जुड़ करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सजावटी मछलियों का जो पालन पोषण है विशेषकर इसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। जैसे उसका मछली घर जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, मछलियों की प्रजातियाँ, जलीय पौधे का चयन, उसका तापमान, उस मछली घर का प्रकाश का नियंत्रण और उसके ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि मछलियाँ उसी जल में घुलित ऑक्सीजन से ही सांस लेती है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। तो मछली घर की आकृति की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से शीशे के बने हुए होते हैं और इसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। आमतौर पर बाजार में विभिन्न आकृति के मछली घर उपलब्ध हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, लेकिन आप देखें कि जिसका ऊपरी सतह क्षेत्रफल ज़्यादा हो उसी तरह के मछली घर को पसंद करना चाहिए। 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचे आकृति वाले मछली घर को एक आदर्श मछली घर माना जाता है। इसलिए आप इसी अनुपात में अगर मछली घर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मछली घर के निचले सतह पर जो बिछाए जाने वाले पत्थर या कंकर होते हैं, ये भी कम से कम 2 इंच की ऊंचाई तक के होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो जलीय पौधे हैं उसके बीच में आसानी से फंस जाएं और वो पौधे गिर ना पाएँ, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसकी सतह सामने की ओर ढालुआ होना चाहिए, ताकि मछली के जो खाए गए मल, गंदगी इत्यादि लुढ़क कर सामने की तरफ जमा हो जाए एक तरफ, जिसे आसानी से हम प्लास्टिक की पाइप से जो सक्शन लगा रहता है उससे आप ड्रेन करके निकाल सकते हैं। जहाँ तक जल का बात है तो मछली घर के पानी डालने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जल साफ हो, प्रदूषण रहित नहीं हो और जल किसी प्रकार का जलीय कीट या जीवाणु उसमें नहीं हो। जलीय पौधों के चयन में
में मुख्य ध्यान देना आवश्यक ये है कि जब मछलियाँ भयभीत होती हैं तब वो जलीय पौधे में छुपती हैं। इसलिए आजकल प्लास्टिक के भी जलीय पौधे आते हैं या नेचुरल प्राकृतिक भी जलीय पौधे, उनको आप अवश्य लगावा करें। ये सजावट के काम आते हैं, मछलियों को छुपने में काम आते हैं। कुछ मछलियों के अंडे स्वभाव से चिपकने वाले होते हैं जो उस जलीय पौधों पर जाकर चिपक सकते हैं। दिन के समय जलीय पौधे मछलियों द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और मछलियों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस तरह से एक स्वस्थ वातावरण भी प्रभावित करती है जो आपके मछली के लिए आवश्यक है। जहाँ तक प्रकाश की बात है किसान भाई, तो मछली घर को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ सूर्य का प्रकाश समुचित रूप से आपके मछलियों को मिलता रहे, अप्रत्यक्ष रूप से आता हो, जिसके लिए आप विद्युत बल्ब 25 से 60 वाट का या ट्यूब लाइट 40 वाट का ट्यूब लाइट की व्यवस्था आप उसमें कर सकते हैं। तापमान, जल का तापमान 22 से 60 डिग्री सेल्सियस तक सर्वोत्तम माना जाता है एक्वेरियम के लिए। हालांकि मछली 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान के उतार चढ़ाव को उसका बॉडी एडजस्ट कर लेता है। तो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है वो उनके गिल्स उनसे खींच करके और मछली को प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अन्य पशुओं की तरह श्वसन क्रिया में इनको घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जल से वायु के मिश्रण को लेने के यंत्र ही मिलता है जिसके द्वारा यंत्र के द्वारा वो लेती हैं, अपने अंदर लेती हैं। मछली घर के एक कोने के निचले सतह से कुछ ऊपर वाले स्थान पर उस यंत्र को लगा दिया जाता है और एटर के सतत निकलते रहने से वायु के बुलबुले से बुलबुला जो निकलता है पानी का, हवा का, उसके द्वारा मछली घर में मछली के पानी में हवा का बहाव होता है, मतलब एरेशन की प्रक्रिया होती है और साथ ही उसका तापमान भी नियंत्रित रहता है, विशेषकर गर्मियों के दिनों में। तो ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है और मछलियां स्वस्थ भी रहती हैं। मृत्यु दर कम होगी, उनके शरीर की चमक बरकरार रहेगी, हमेशा वो स्वस्थ रहेंगी और देखने में खूबसूरत लगेंगी। अगर व्यवसायिक स्तर पर करना चाहते हैं तो इससे आप अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु गेहूं की फसल में समसामयिक कार्यों पर जानकारी। अच्छी पैदावार के लिए लहसुन की फसल में किए जाने वाले कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।